2016 का एमसीक्यू देखिए। 2016 के एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ईयर में बना था? 1995। वहां पे देखिएगा और मेरे साथ बोलिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ईयर में बना था? 1995। कौन सा ईयर? 1995। बात समझे ना, 1995। बात समझे। एग्जाम में देखिए 2016 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एमसीक्यू एसएक्यू 2 मार्क्स पूरा रिवाइज कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए WTO कौन से ईयर में बना था? अच्छा, WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप मेरा जो भी बात आप बोल रहे हो एग्जाम देने जाओगे ना, आप देखोगे आपके कान में एक एक क्वेश्चन गूंजेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, एकदम बढ़िया से याद करके आना है। एमसीक्यू एसएक्यू 2 मार्क्स पहले आप कंप्लीट करो, फिर आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर रिवीजन करा देंगे, समझे ना। वो लॉन्ग क्वेश्चन रिवीजन ऑल बैचेस में होगा एक साथ, इसीलिए क्रैश कोर्स वाला में पहले आप लोगों को 19 तक पूरा करवा दे रहे हैं। एमसीक्यू एसएक्यू 2 मार्क्स अब पहले याद करने वाला सब्जेक्ट कर दे तो याद करते रहेंगे। अकाउंट्स में तो खाली प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, बस थ्योरी जो कराया हुआ है उसको पहले याद करते। जो याद करने वाली चीज़ है ना उसको आप करिए, और जो प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है वो हम कराते हैं यार। आप समझे हम क्या बोले? इससे क्या होगा, दोनों तरफ से एफर्ट दीजिएगा तो कंप्लीट होते जाएगा। बाबू फैन ऑफ कर दीजिए, आ जाइए। बोला व्हाट इज हेड काउंट रेशियो? बोला हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो से क्या मापते हैं? तो बाबू हेड काउंट रेशियो गरीबी को मापने का एक तरीका है, गरीबी को मापने का एक तरीका है, गरीबी को मापने का एक तरीका है, गरीबी को मापने का एक तरीका है। हेड काउंट रेशियो से क्या मापते हैं? नेशनल इनकम ना, अनएम्प्लॉयमेंट हाँ, इन्फ्लेशन ना, गरीबी हाँ। देखिए टिक मारा हुआ गरीबी। आप एकदम टू द पॉइंट याद करेंगे, को घर में जो समझ लिए घर में आकर रीडिंग मार लेंगे, भूल जाएंगे, वीडियो खोल के देख लीजिएगा, इसीलिए रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग कर दे रहे। उसके बाद इसमें से कौन सा इकोनॉमिस्ट ऐसा है जो गरीबी से रिलेटेड नहीं है? ओ माय गॉड, गरीबी से रिलेटेड नहीं है। मिन्हास, मोहल्लोनिवास, प्रणब बंदकर, क्या नाम है आदमी का? प्रणब वर्धन दांडेकर। आंसर क्या होगा बाबू? मोहल्लोनिवास। क्या है? मोहल्लोनिवास। क्या बोलो ना? यस, क्या बाबू? मोहल्लोनिवास। तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज सप्लाई कर्व ऑफ प्रोडक्ट टू शिफ्ट टू द राइट? चार्ट तो ऑप्शन दिया हुआ है, बोला वो कौन सा चीज है जिसे सप्लाई राइट में शिफ्ट करता है? अरे सप्लाई राइट में शिफ्ट करता है, उसका कारण है फॉल इन लेबर्स वेज रेट, लेबर का पैसा का घटने का। ये तो किताब में भी आपको आंसर मिल जाएगा। आपको हम कारण बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर लेबर सस्ता हो जाएगा, लेबर सस्ता हो जाएगा तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। अगर मेरा खर्चा कम हो जाएगा तो हम ज्यादा सामान बनाएंगे, ज्यादा सामान बनाएंगे, और अगर हम ज्यादा सामान बनाएंगे तो मार्केट में ज्यादा सप्लाई करेंगे। यस और नो? तो इसीलिए बोला है इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे सप्लाई राइट में शिफ्ट करता है? सप्लाई का राइट में शिफ्ट होने का मतलब होता है सप्लाई बढ़ेगा। वो कौन सा चीज है जिससे सप्लाई बढ़ता है? सप्लाई बढ़ने का कारण है फॉल इन लेबर वेज रेट। बहुत सारे कारण है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो है उसको आपको बता रहे हैं। लेबर का रेट घटेगा तो सामान सस्ता होगा, सामान सस्ता होगा तो हम ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे तो सप्लाई राइट में शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा मित्रों? राइट में शिफ्ट करेगा। नाइट में कि राइट में? राइट में। ओके, अच्छा अगला में आइए, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बात एक बार में रटवा देते हैं आपको। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन है बाबू। कितना कंडीशन है? 2। बोलो ना बाबू, 2। कितना कंडीशन है? 2। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है MC इक्वल टू MR, MC इक्वल टू। दूसरा है MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। पहला है MC इक्वल टू, दूसरा है MC कट MR फ्रॉम। जल्दी बोलिए, 2 कंडीशन आपसे पूछेगा कि 2 कंडीशन बताइए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो आप क्या क्या बोलोगे? MC इक्वल टू, MC इक्वल टू, MC इक्वल टू, दूसरा MC कट MR फ्रॉम, MC कट MR फ्रॉम, MC कट MR फ्रॉम। तो फर्स्ट कंडीशन पूछेगा तो बोलिएगा MC इक्वल टू MR, और सेकंड कंडीशन पूछेगा तो बोलिएगा MC कट MR फ्रॉम बिलो, MC कट MR फ्रॉम, MC कट MR फ्रॉम, MC कट MR फ्रॉम। ठीक है बाबू, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला सेकंड कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या है? MR इक्वल टू MC और MC इज अपवर्ड राइजिंग। तो बोला ना MC कट करेगा MR को नीचे से, तो नीचे से कट कब करेगा? जब ऊपर जाएगा। जैसे किसी को चाकू मारिएगा तो अगर ऊपर से चाकू मारिएगा ऐसे तो नीचे ना जाएगा, नीचे से मारिएगा तब ना ऊपर जाएगा। ऐसा नो बात समझे? नीचे से मारेंगे तब ना ऊपर जाएगा, तो नीचे से मारेंगे। कैसे मारेंगे? नीचे से। नीचे से ऊपर जाएगा
तभी ना नीचे से कट करेगा। याद रखिए MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, MC मस्ट कट MR फ्रॉम इटका इसको दूसरे वर्ड्स पे आप ये भी कह सकते हो MC मस्ट बी अपवर्ड राइजिंग। याद रखिएगा। तो दो कंडीशन क्या है बताइए, पहला MC इक्वल टू दूसरा MC कट MR फ्रॉम अब आइए, if a firm slopes its production on the short run, बस ये, if the firm stops its production in the short run, the amounts of its total cost will be, बोला वो कौन सा खर्चा है जो फैक्ट्री बंद करने के बाद भी होगा। फैक्ट्री बंद करने के बाद भी जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बाबू, बोलिए ना। तो फिक्स कॉस्ट वो होता है ना, फिक्स कॉस्ट वो होता है ना जो फिक्स होता है। क्या होता है बाबू, फैक्ट्री बंद कर दीजिएगा फिर भी लगेगा, वादा किया तो वादा किया तो रोज तुमको 8 बजे आना पड़ेगा तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री बंद कर दोगे आप, फैक्ट्री बंद कर दोगे फिर भी जो खर्चा लगेगा उसको हम लोग कौन सा कॉस्ट बोलते हैं बताइए, फिक्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो होता है जो फिक्स है, जो होगा ही होगा इवन इफ यू स्टॉप द प्रोडक्शन। क्वेश्चन में बोला अगर प्रोडक्शन बंद कर देंगे फिर भी कौन सा खर्चा लगेगा, तब क्या बोलोगे, फिक्स कॉस्ट। क्लियर है बाबू, एकदम आज जाके याद कर लीजिए। देखो याद करने वाला चीज को पहले कर दीजिए। क्या देखिए अकाउंट्स एग्जाम में भी इवन 4 दिन गैपिंग मिला है, जैसे लाइक आप इकोनॉमिक्स देख के आओगे तो 4 दिन आपको गैपिंग मिला है, 19, 20, 21, 22। जिसका CLP है उनका मान लीजिए नहीं मिला, तो बात समझे ना। तो अकाउंट्स में वो जो गैपिंग मिलेगा उसमें सम्स, हर टॉपिक का सम्स एक तो करके रिवीजन कर लीजिए, जाके एग्जाम दे दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ है बोलिए, थ्योरी पहले याद कर लीजिएगा तो उस समय रिवीजन करने में सुविधा होगा। थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको पहले करके हटा लीजिए, जिससे एग्जाम टाइम में खाली रिवीजन मारिएगा। इसीलिए जो याद करने वाला चीज़ है उसको पहले कर दीजिए, समझे ना। जैसे अकाउंट्स का, कॉस्ट टैक्स का MCQ SAQ याद कर लीजिए पहले, फिर इकोनॉमिक्स का MCQ SAQ पहले याद कर लीजिए। असल मेरे इस सब चीज़ों याद करने वाली चीज़ है उसको पहले कर लीजिए। कितना नंबर पॉइंट हो गया वो बताइए, खत्म। क्यों बोलिए तो 4 सर, आप तो बोले 10 क्वेश्चन आएगा, हम अभी भी बोले 10 ही क्वेश्चन आएगा, 3-4 तो रिमूव है ना। ये तो ईयरली पेपर है तो 3-4 तो इसमें से क्या बाबू रिमूव। हमने रिमूव वाला नोट्स में हटने कवर किए। आइए ना प्लीज, अब आइए SAQ में, हंसते खेलते MCQ पढ़ ली। आइए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फॉल्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर, और डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस तभी चार्ज कर पाएगा जब वो मोनोपोली मार्केट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, हम लोग का क्या हो गया, गलत। यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। आंसर क्या होगा वो, फॉल्स। आंसर क्या होगा बाबू, यस, यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। यहाँ पर आंसर क्या होगा बोलिए, फॉल्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलिए, बस मैं फोन दिया 2 मिनट फाइल निकाल दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू, द अमाउंट इन विच देयर आर न्यूमरस। बोला दो वो कौन सा मार्केट है जहाँ बहुत सारा बायर होगा बट ओनली फ्यू सेलर। जिस मार्केट में कुछ सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं उस मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। यस, तो जिस मार्केट में बहुत सारे बायर होंगे लेकिन कुछ सेलर होगा उसको हम क्या बोलते हैं वो, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे बेचने वाला आदमी कुछ होगा लेकिन खरीदने वाला आदमी हजारों होंगे। तो खरीदने वाले हजारों हो और बेचने वाले कुछ हो, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। नेक्स्ट में आइए, अगला क्वेश्चन क्या बाबू, बाबू इकोनॉमिक्स का पेपर बनाना है, सेमेस्टर 4 MCQ शीट, और चैप्टर का नाम तो इसमें दिया ही होगा। देखिए चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी। देखिए 10:30 बजे तक बना के भेजिए, 10:30 बजे तक बना के भेजिए। देखिए चलिए आइए, देखिए आप कितना नंबर में थे बताइएगा। 3 में चलते हैं, चलिए 3 में चलिए ना। अगर सप्लाई, अच्छा कहाँ गया भाई, दिखने PDF का पेज नंबर बताइए 5। आइए अच्छा, अगला क्वेश्चन में बोला है 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस में सुधार लाने के लिए। तो आपसे पूछेगा मल्होत्रा कमेटी को अपॉइंट कब किया गया था, 1993। क्यों किया गया था, तो इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार लाने के लिए।
इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार लाने के लिए कौन सा कमेटी बना था? मल्होत्रा। आपसे एमसीक्यू पूछेगा, बताओ इंश्योरेंस के लिए कौन सा कमेटी? कौन सा ईयर? कौन सा कमेटी? कौन सा ईयर? 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ईयर? कौन सा कमेटी? कौन सा कमेटी? कौन सा ईयर? कौन सा कमेटी? 3 बात याद रखिएगा, मल्होत्रा 1993 इंश्योरेंस, मल्होत्रा 1993 इंश्योरेंस। मल्होत्रा कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? इंश्योरेंस से रिलेटेड है। मल्होत्रा कमेटी कौन सा ईयर में बना था? 1993। क्यों बनाया गया था? इंश्योरेंस के लिए। किसके लिए? चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। पेरिसेबल गुड्स हैज वेरी लो प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब पेरिसेबल गुड्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही, ट्रू। पेरिसेबल गुड्स क्या होता है बाबू? जो खराब होने वाला सामान, जैसे दही, मिठाई, वेजिटेबल्स, ये सब तो जिंदगी भर नहीं चलेगा ना। ओ फैन ऑफ कर देना तो बस समझे, तो ऑफ कर दो दोनों 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 दोनों, समझो आपको। तो जिंदगी भर तो नहीं चलेगा। एक तो मिठाई खरीद के आएगा और जब तक है चांद तब तक चलेगा क्या? जिंदगी भर मिठाई खा पाइएगा। आज मिठाई लाओगे कल सड़ जाएगा, कल क्या होगा? सड़ जाएगा। अगला में आइए, द सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल इफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगा अगर सप्लाई इनइलास्टिक होता है। तो इनइलास्टिक होने से ना सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। क्या होता है बाबू? वर्टिकल। इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। देखो आंसर तो बुक में भी मिल जाता है, हम आपको रीजन बता रहे हैं कि क्यों ये आंसर होगा, जिससे कि क्वेश्चन अगर घुमा के भी देगा तो आप उसको कर पाइएगा। समझ रहे ना? सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो उसका शेप हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे दिया हुआ, जो कि गलत दिया हुआ है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो सप्लाई कर्व क्या होगा बाबू? वर्टिकल। क्या होगा बोलिए ना? कम ऑन, वर्टिकल होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन गरीबी एंड बेरोजगारी। गरीबी में बेरोजगारी में बहुत क्लोज रिलेशन है। बात सही है कि गलत? गरीब वही है जो बेरोजगार है, बेरोजगार वही है जो गरीब है, गरीब वही है जो बेरोजगार है, बेरोजगार वही है जो गरीब। गरीबी मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब गरीबी, गरीबी मतलब बेरोजगारी मतलब। आपसे बोलेगा देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बोल दीजिएगा हाँ। क्या बोलेगा? मतलब ट्रू। LIC कौन सा ईयर में बना था? ऐसे क्यों में ना फिल इन द ब्लैंक्स बहुत रहेगा। LIC कौन से ईयर में बना था बताइए? 1956, 1956 हो गया। MC कैसे को खत्म, मस्ती खेलते। अब आते हैं 2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। बड़ा ही अच्छा तरीका से हम लिखवाए हैं, अपने से लिखवाए थे बीच में। देखिए आंसर, क्योंकि क्या है ना, हर चीज का आंसर बुक में अच्छे से दिया नहीं जाता। बुक वाला लोग क्या क्या बुक में खोलोगे देखो वहाँ पे पेज नंबर दे दिया, कितना नंबर पेज में देखिए, उतना नंबर पेज में खोलिएगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड है ना बाबू, ट्रू फॉल्स हो गया तो बाबू 8 इसमें 8 ही है। 7 वाला छूट गया। अच्छा सॉरी। इनकम इनइक्वालिटी हैज बीन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग इंडिया ड्यूरिंग प्लान पीरियड। बोला इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गया है। हाँ बढ़ गया है, हाँ बढ़ गया है। हाँ। इंडिया में भेदभाव बढ़ता जा रहा है, लोग अलग हो जा रहे। समझ रहे ना? इनइक्वालिटी तो छोड़िए, इंडिया के बारे में बोलिए मत। इनइक्वालिटी इंडिया में इतना ज्यादा है। अब देखो इंडिया में हर चीज में इनइक्वालिटी है। आप इनकम के हिसाब से देखिए, आप वेल्थ के हिसाब से देखिए, मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए, आप धर्म के हिसाब से देखिए, आप जाति के हिसाब से देखिए, कितना इनइक्वालिटी बताया आपको। बताइए पहले, सबसे पहले इंडिया में धर्म के लोगों का इनइक्वालिटी, उसके जाति का इनइक्वालिटी, उसके बाद जाति परिवार में इनइक्वालिटी, परिवार से भाई में इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी हर जगह ही है। माता पिताजी भी कभी कभी इनइक्वालिटी कर देते हैं, नहीं बोलते तुम्हारा बड़ा भाई अच्छा है, तुमसे जब तुम्हारा बहन है। तो ये लोग हमेशा बोलते हैं, छोटका को भी ये बात बोलते हैं, तुमसे जब तुम्हारा दीदी है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इनइक्वालिटी घर से ही क्रिएट हो जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये लाइन सुने ना, वही केस यहाँ भी है। इनइक्वालिटी घर में ही शुरू कर देते हैं। भाई में इनइक्वालिटी, बहन में इनइक्वालिटी, परिवार में इनइक्वालिटी, जहाँ देखो WWE हो रहा है। क्लियर है ना बाबू? बहुत इजीली है। अच्छा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सुनिए, अब आपको समझाते हैं। नोट्स तो मेरा लिखवाया हुआ ऑलरेडी अच्छे से। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा ना तो उसका डिमांड घटेगा। जब कोई सामान महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे और सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो बताइए प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। कैसा रिलेशन? बोलो नेगेटिव। तो बताइए प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, प्राइस घटेगा तो डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, प्राइस घटेगा तो डिमांड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्राइस में और डिमांड में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है बाबू? नेगेटिव रिलेशन है। मतलब कोई सामान अगर महंगा होगा तो लोग उसको क्या खरीदेंगे? कम। और सस्ता होगा तो लोग क्या खरीदेंगे बाबू? ज्यादा। ठीक है ना? देखिए
यही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में बनाए से हिसाब से अगर आप डिमांड कर्व का डायग्राम बनाओगे तो डिमांड का डायग्राम कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। और डायग्राम तो बना ही हुआ नोट्स में, और बहुत सारा रिवीजन करने से डायग्राम बना नहीं रहे। समझ गए ना? जल्दी बताइए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि सामान का दाम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? एकदम समझा हुआ रहेगा तो ना, थोड़ा बहुत वन वर्ड में भी लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। दाम बढ़ा रहेगा तो डिमांड, हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड, हाई प्राइस लो प्राइस, हाई प्राइस लो प्राइस, हाई प्राइस लो प्राइस। यस सर नो? बस इनके और दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव। पहला पॉइंट में ये लिख देंगे कि प्राइस क्या है, उसका प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या है, उसका लिख देंगे कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। उसके बाद इसका लिख देंगे कि द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लिख देंगे। बस समझ रहे हो? क्या लिख देंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बस इतना लिख के आ जाएंगे एग्जाम, और डायग्राम बना देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको आराम से टीचर खुशी खुशी दे देगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय इंफीरियर गुड्स? बाबू इंफीरियर गुड्स क्या होता है? देखिए इंफीरियर गुड्स वो होता है ना, इंफीरियर गुड्स जो लो क्वालिटी सामान है। लो क्वालिटी सामान कौन सा है? तो लो क्वालिटी सामान का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया इकोनॉमिक्स में। बोला गया है कि जब आपका इनकम बढ़ने के साथ, जब इनकम बढ़ने के साथ जो चीज़ आपको खराब लगने लगे, समझिए वो लो क्वालिटी। लो क्वालिटी कौन सा चीज़ है? कोई चीज़ जो आपके लिए लो क्वालिटी है वो हमारे लिए हाई क्वालिटी है, कोई चीज़ जो हमारे लिए लो क्वालिटी है आपके लिए हाई क्वालिटी है। तो लो क्वालिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है, इन्फीरियर गुड्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। जब आपका इनकम बढ़ गया, आप कमाने लग गए बेसिक, तो बेसिक कमाने लग गए तो बोलते हैं ना हम लोग बिहारी भाषा में कि बेसिक हमारा फुटानी हो गया, बोलते हैं हम लोग। तो जब बेसिक कमाने लगे, आपका फुटानी बढ़ जाए और जिस चीज़ के लिए आपका इंटरेस्ट कम होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं मित्रों? जैसे हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए सपोज पहले, जैसे मान लीजिए सुमन पहले साइकिल से आते, किससे आते थे? साइकिल से। अभी अचानक से खूब पैसा कमा लिया, अभी तो बुलेट गाड़ी खरीदी, तो इसे फुटानी बढ़ गया। अब इनके लिए साइकिल क्या हो गया? इंफीरियर। अब इनको कोई बोलेगा साइकिल पे चढ़ो, ये नहीं चढ़ेंगे। इनको कोई भी बोलेगा, गला काट के भी दे देगा, नहीं चढ़ेंगे। बोले नहीं हम चढ़ेंगे। क्या है? जब आपका कमाई बढ़ जाता है ना, तो कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसका डिमांड घट जाता है, और जब आपका डिमांड घट जाता है इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं बाबू? इंफीरियर गुड्स। समझ रहे हैं? पूरा आपको हम समझा दे रहे हैं, हमने ओन लैंग्वेज में सारा नोट्स लिखवाया है, तो आप जब पढ़ने बैठोगे ना आपको याद करने में एकदम दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही इनफ टाइम हम लोग को मिला हुआ है याद करने के लिए, इकोनॉमिक्स जैसा पेपर को कंप्लीट करने के लिए, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि लास्ट पुराना रूटीन में इकोनॉमिक्स के लिए टाइम नहीं था, तो बड़ा गड़बड़ रहता है। अभी क्या है, पूरा हर एवरी डे 1-1 साल का पेपर आपको कंप्लीट कराते जाएंगे, और जैसे आज कंप्लीट करा कल आप याद कर लीजिए उसको। अब जब अगला क्लास इकोनॉमिक्स का होगा तो याद करके आइएगा। यस और नो गाइस? यस और नो? ओके चलिए, तो जल्दी बताइए, जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? वो घटेगा। जल्दी बताइए ना, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड, ये सुपीरियर गुड्स की इंफीरियर गुड्स? सुपीरियर मतलब अच्छा, और इंफीरियर मतलब घटिया। घटिया, घटिया कौन है? घटिया कौन है? घटिया का कोई डेफिनेशन नहीं। जैसे एक लाइन सुने ना आप लोग, हम लोग माया में क्या बोलते हैं? दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। लाइन सुने ना आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज, मतलब हो गया कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप तो ये नहीं देखते हो कि वो इंसान कैसा है, नहीं है। यू लव समवन, दैट मीन यू लव समवन, दैट्स इट। आप किसी से प्यार कर रहे हो मतलब प्यार कर रहे हो, आप तो ये नहीं देख रहे वो क्या है, अच्छा है बुरा है, डज नॉट मैटर। ये बात दिल लगने का है, सेम चीज है। तो जो चीज आपको अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं हमको अच्छा लगे। हो सकता है जिससे आपका दिल लगा हो उससे हमको नफरत हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा ही होता है, बस में ना। क्योंकि मान लीजिए कि उसका सामने वाला आदमी, बस में जैसे आप होता है ना, बहुत बार जैसे आप लोग की उम्र में तो बहुत ज़्यादा होता है कि सपोज आपका किसी से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और आपका दोस्त को उससे नफरत है। क्या है? वो बड़ा प्रपोज किया था पहले, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दी तो नफरत तो होगा ही ना, स्वाभाविक सा बात है। बस समझे, इंसान का प्रॉब्लम क्या है? लोग ना सुनना नहीं चाहते। ना सुनना जिसने आपको जिंदगी में आ जाएगा ना, आप जिंदगी में बहुत ग्रो कर जाओगे। ना सुनना आना चाहिए। यू शुड बी रेडी टू। हम लोग का आदत क्या है? कोई भी आदमी, आप हो हम हो, कोई भी आदमी, हम हमेशा चाहते हैं हर चीज़ फेवरेबल हो, और कोई चीज़ अनफेवरेबल हो जाएगा बुरा लगे, बोला ऐसा क्या हुआ, नहीं ये आदमी सही नहीं, घटिया आदमी। तो कोई भी चीज़ आप बुरा कर देते हो ना तो खराब लग जाता है। तो इन्फीरियर मतलब कौन सा चीज़ इन्फीरियर है, कौन सा चीज़ सुपीरियर है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। क्या है? जब आपका कमाई बढ़ रहा है तो कुछ सामान जो पहले आपको यूज़ करते थे, अभी रोज़ ट्यूशन आते हैं आप सुबह में, ट्यूशन से निकल के बाहर में तो पूरी दुकान में वहाँ पूरी खाते हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। कल कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आप इस एरिया से आएंगे, उस पूरी दुकान में छी कैसे लोग हैं, कैसा पूरी खा। ये नहीं होता है। देखिए क्या होता है ना, जब इनकम बढ़ जाता है तो आदमी का फुटानी बढ़ जाता है, और फुटानी बढ़ने के साथ जिस सामान का डिमांड घट जाता है उस सामान को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर। आई होप आप समझ गए होंगे। बना के भी तो लिख दें, खाली सब मत लिख दीजिएगा फुटानी बढ़ता है, फुटानी इज इंक्रीजिंग।
इतना हमको विश्वास है आप लोग अच्छे से लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे अच्छा चीज़ देखिए, जो सब्जेक्ट में आपका दिमाग पूरा ब्लैंक था, हिंदी इंग्लिश, जिसको आपने साल भर पढ़ा नहीं, उसका जब आप पूरा लिख के आ रहे हैं तो सोचिए कॉमर्स में क्या करके आएंगे। हमको तो डर लग रहा है कि पेपर ना पढ़ दे। आप यही से सोचिए ना, पॉजिटिव सोचिए हमेशा। असल हम करवा सकते ना कि एक सब्जेक्ट जिसको आपने साल भर नहीं पढ़ा था, लास्ट में 2 दिन 3 दिन पढ़ के आप लोग गर्दा उड़ा दिए। यस, देखिए वही चीज आज देखिए, आज ना जैसे वो बच्चे ने बात कहा, वही बात हर बच्चे आकर के कह रहे हैं कि जो पेपर आपने सॉल्व किया, अभी तो कॉमर्स शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो आपको ट्रेलर मिल रहा, पिक्चर तो आप देखिएगा कॉमर्स सब्जेक्ट्स में। आप वर्ड टू हिंदी इंग्लिश तो आपने कम प्रैक्टिस किया होगा, कम, बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस भी नहीं लेते हैं, खुद से प्रैक्टिस किए, थोड़ा बहुत देख के गए, तब आप पूरा लिख के आए। कॉमर्स में आप देखोगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जो क्लास में बताया वही सब क्वेश्चन रहेगा। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि पेपर जो प्रैक्टिस करते हैं ना उनको बेनिफिट एग्जाम में मिलता है। ये हम अपनी बात नहीं है, किसी भी बच्चों का, जो लोग पेपर प्रैक्टिस करोगे ना उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में। अगर आपने मैथ्स में, सपोज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिफरेंस आपको कहाँ फील होगा? सपोज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अब कंप्यूटर तो हमने आपको कभी पढ़ाया नहीं, कभी बताया भी नहीं, अब वो आज आप खुद से करते जाओगे एग्जाम में, और सपोज आप उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए तो आपको वहाँ पे कमी फील होगा, लगेगा कि आप तो लिख ही नहीं पा रहे। ईवीएस है, दिक्कत होगा। अगर तैयार नहीं किया शुरू से तो आपने, अचानक से कोई चीज नहीं होता बाबू, पूरा प्रोसेस है। और ईयरली पेपर सॉल्व करने से 2-3 मेन एडवांटेज। पहला एडवांटेज, यू नो अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न, आपको क्वेश्चन पैटर्न पहले से पता है, तो आपको देख के नहीं लगेगा हाँ क्या नया पेपर दे दिया। दूसरा, आपको क्वेश्चंस बहुत कॉमन मिलेंगे। और तीसरा कि आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन को किस ढंग से कैसे लिखना है, बात समझिए ना, और हैबिट रहता है ना तो अच्छा रहता है। इसीलिए एकदम बढ़िया से करके आना है। ईयरली पेपर जो सॉल्व करके जा रहे हैं उसका एडवांटेज आपको बहुत मिलता है एग्जाम में, बस समझे ना। और सिंस ये एग्जाम 2 साल बाद हो रहा है, इसलिए पेपर लोग बहुत इजी दे रहे हैं। दोनों पेपर ही इजी दिए थे, हिंदी भी इजी दिए थे, इंग्लिश भी इजी दिए थे। अब कोई बच्चा प्रिपेयर नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम खराब गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट कोशिश करिएगा कि छोड़ के क्वेश्चन ना आए, ये मेरा रिक्वेस्ट। अब मैं हिंदी इंग्लिश में कहूँगा बच्चे छोड़ के आया टाइप, आप छोड़े बाबू, कितना मार्क्स? 10 मार्क्स छोड़े हो गए, 10 मार्क्स ठीक है, इट्स ओके। और कौन छोड़े बाबू बताओ, कितना मार्क्स? शर्माने का कुछ नहीं है, शेयर करिए ना, कितना छोड़े जाए? इस साहित्य का इतिहास 10 मार्क्स, सब वही छोड़ा लग रहा, सब बोला वही छोड़ा। क्या वो टफ दिया था क्या? 30 मार्क्स छोड़ दिए, टाइम नहीं बचा। हाँ ये भी प्रॉब्लम, हिंदी इतना लेंदी होता है, इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम होगा। इकोनॉमिक्स में अगर पूरा पेपर सॉल्व करोगे ना आप तो इकोनॉमिक्स भी लेंदी रहता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश तो देखिए बाबू, इंग्लिश तो छोटा है, इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगता है। आप लोग याद होगा ना, मैसेज भेजते हैं आप लोग व्हाट्सएप, उसमें भी लिखे डोंट राइट टू मच, 15 to 20 वर्ड इज एक्सेप्टेड। तो हम आपको लिख के क्यों भेजते हैं? क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, मतलब गलत लिख रहे हैं आप। इंग्लिश में 1.5 घंटा, मतलब जिसका सब कुछ पहले हो गया, एक दो लड़की मतलब वो एंड मोमेंट तक लिख रही, और भी उसको नहीं दिख रहा, और भी लिख दे रही है। नहीं, ओवर नहीं लिखना चाहिए। इंग्लिश में अगर कोई बहुत ज्यादा लिख रहा है ना, मतलब गलत लिख के आया है। कोई ऐसा है जो बहुत लिखा, आपने बहुत लूज सीट लिया, अब बहुत लूज सीट लिया, इंग्लिश में लूज सीट। आप 110 का तो पेपर ही नहीं होता है, 80 मार्क्स का आप 110 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिए। बैकअप नहीं होता है, गलत चीज। मार्क्स काट लेता है। देखिए एक मिनट सुनिए, कल और एक बच्ची मैसेज की थी हमको, वो भी यही बात बोली कि भैया हम लोग इकोनॉमिक पेपर में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा कर दिए। तो उसको देखिए उनको सब आ रहा था उसको, वो सारा अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन देखिए गलत चीज है, क्यों बता रहे हैं? इसमें रूल क्या होता है ना, जैसे इसका रूल क्या है, अगर आप इसमें रूल क्या है, ऐसा नहीं कि कट जाएगा मार्क्स, ऐसा नहीं, गलत लोग डराते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर है, सपोज एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, उसका 2 ऑप्शन है, दोनों आप लिख दिए ना, तो दोनों में से सपोज जो आपका अच्छा आंसर होगा उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा, जिसका आंसर थोड़ा वीक होगा उसका आंसर काउंट होगा। बस जिसमें खराब होगा उसको छोड़ दीजिए, ये रूल है। चलिए हाँ चलिए, बस बाबू, तो जिस चीज में उधर चलिए, जिस चीज में आपका इसमें जाएंगे, तो जिस चीज में समझे ना वो जिसका एक्स्ट्रा हो जाएगा ना आपका, उसका मार्क्स आपका कट जाएगा। जिसमें आपका खराब रहेगा, वीक, वो लोग अच्छा वाला नहीं लेते, खराब वाला को लेते हैं। तो आप लोग क्या करके आगे ज्यादा मत करिए प्लीज। आउट ऑफ सिलेबस भी था इंग्लिश, क्वेश्चन इंग्लिश आउट ऑफ सिलेबस आता है। कौन सा चरण जो ऑप्शन दिया था? हाँ ऑप्शन दिया था, अच्छा है। देखिए नहीं उससे देखिए, जो अगर ऑप्शन में है पूरा पेपर आप कर दिए तो फिर उसमें कोई बात नहीं है। देखिए बस जैसे देखो इंग्लिश का पेपर ठीक उसी तरह से हम लोग देखते हैं। जैसे देखो इंग्लिश हिंदी का पेपर तो हमको उतना पता नहीं,
बात समझे ना कि क्या क्या सिलेबस है आपका, तो लोग ऐसे देखते हैं बोले हाँ अच्छा है। समझ नहीं आ रहा क्या है नहीं है, कुछ हफ्ता दिन पहले इंग्लिश हिंदी पढ़े थे थोड़ी ना याद रहेगा। अब कॉमर्स का पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में, कौन सा क्वेश्चन आउट सिलेबस। आइए बाबू आइए, समझ गए ना घटिया किसको बोलते हैं, घटिया गुड्स। अब आइए अगला है डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी। बाबू सुनो, जब इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। कितना परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में ड्यू टू चेंज इन द इनकम। जब इनकम से आपका डिमांड चेंज होता है इसको इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है, एक तो है पॉजिटिव, एक तो है नेगेटिव और एक तो है जीरो। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है सुपीरियर गुड्स में। सुपीरियर गुड्स मतलब क्या बोली, तो जैसे जैसे कमाई बढ़ेगा महंगा सामान ज्यादा यूज करोगे। अब देखते होंगे मॉल में कौन जाते हैं, रिच लोग जाते, तो हम लोग भी है फोटो खींचने के लिए, जाते तो हम लोग भी है फोटो खींचने के लिए, ये सुनो। बट मॉल में शॉपिंग करना सबके बस का बात नहीं। मॉल का प्रोडक्ट खरीदना बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप लोग कभी अगर मॉल में कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो देखे होंगे मॉल बहुत महंगा सामान बेचता है। मॉल का जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा होता है। उसके बाद तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कौन सा गुड्स में होता है, इंफीरियर गुड्स। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी कौन सा गुड्स में होता है बताइए, न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे माचिस है, कितना भी कमा लीजिए माचिस कल भी उतना यूज करते थे आज भी उतना यूज करेंगे। आपका इनकम से माचिस को कोई लेना देना बताइए, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा माचिस खरीदिएगा, सबका घर में आग लगाइएगा। तो जल्दी बताइए इनकम इलास्टिसिटी कितना तरह का बाबू, 3 बोलिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बोलो ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। देखिए बात नहीं, अब स्टार्ट होगी। देखिए समझ गया ना, अगला दिन नोट्स लेके आइएगा जो बोले हैं, समझ ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बाबू। अच्छा 4 वाला का सम ऑलरेडी वीडियो में रिकॉर्डिंग करके भेजे हुए आप लोग को बताए भी थे। 5 वाला ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बाबू सुनिए ना, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो बाबू देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। पढ़ा हुआ रहना जरूरी है, कोई भी चीज के लिए, कोई भी मिशन के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। थोड़ा याद करके रखेंगे ना तो आपको एग्जाम देने में सुविधा होगा, समझ लेना। तो यस एक्चुअली वही बोलना चाह रहे हो। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब होता है अलग से जो खर्चा होगा उसको लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो मार्जिनल कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। तो प्रोडक्शन के साथ जो चेंज होगा उसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे बाबू, मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलिए, मार्जिनल कॉस्ट। इतना ही क्वेश्चन था 2016 में। तो एमसीक्यू बाबू